हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 27 ऑफ जोल वॉटसन। अगेन सेम, दिस इज़ फॉर द सेमेस्टर 5 गेम थ्योरी एंड टॉपिक का नाम है लेमन्स एंड ऑक्शन। दिस इज़ फॉर सेम 5 गेम थ्योरी चैप्टर नंबर 27 एज पर योर रीडिंग्स। ठीक है जी। इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट इसका डिलीटेड है एज पर आर सिलेबस गाइडलाइंस। बाय डिफ़ॉल्ट है जो डिलीट है वो हम नहीं देखेंगे, जो सिलेबस का पार्ट है उसी को देखेंगे। तो आपके लिए बस अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर थोड़ा सा कट हो चुका है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल। देखो, सबसे पहली बात, ये लेमन नींबू, इसका मतलब क्या है? द टर्म लेमन ये किसने कॉइन की थी? इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज एकरलॉफ in 1970, and this question generally asked in the CUET एग्ज़ाम और IIT एग्ज़ाम और UGC नेट। वहाँ पे ऐसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछता है एग्जामिनर कि बताओ ये लेमन टर्म किसने दी, कब दी। सिंपल सी बात है याद रखने की, भाई 71 में युद्ध हुआ था, 70 में इसने टर्म दी थी। तो 1970 इज़ द ईयर जब ये लेमन टर्म आई थी। किसने दी थी? जॉर्ज एकरलॉफ। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये लेमन वर्ड का मतलब क्या हुआ? लेमन वर्ड का मतलब है बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। लाइक जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे बड़े सारे सामान पड़ा है, अब हमें ये नहीं पता हाउ टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट और बैड प्रोडक्ट। सो जो गुड प्रोडक्ट है उसको हमने एक नाम दे दिया जॉर्ज एकरलॉफ ने, और जो बेकार प्रोडक्ट है उसको हमने एक नाम दे दिया विच इज़ नोन एज लेमन। राइट जी। एंड ये बात मैं आपको पिछली क्लासेस से बता रहा हूँ कि जब से हम जोल वॉटसन की बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग पढ़ रहे हैं, ये एक कोर असेंस पे बेस्ड है विच इज़ नोन एज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देयर इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। पूरी की पूरी वॉटसन के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल डेट, वो सब इनकम्प्लीट पे है। इससे पहले जो हम ऑसबॉर्न पढ़ रहे थे वो किसके ऊपर थी? कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे थी। तो ये किस पे है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देयर इज asymmetric information which leads to market failure, which leads to market failure। तो asymmetric information के कारण मार्केट फेलियर होता है। मतलब एक पार्टी के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, दूसरे के पास कम इंफॉर्मेशन है। क्लियर जी। एंड लेमन का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, इट मीन्स इट इज़ लो क्वालिटी और इट इज़ नोन एज बैड क्वालिटी। पीच का मतलब यहाँ पे क्या है? इट इज़ गुड क्वालिटी, दैट मीन्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर। हमने इसको नाम दे दिया, हमने मतलब एकरलॉफ ने, कि भाई जो लो क्वालिटी है या जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट है दैट इज़ नोन एज लेमन इन इकोनॉमिक्स, एंड जो हाई क्वालिटी है दैट इज़ नोन एज पीच। वो पीच प्रोडक्ट है। राइट जी। आगे हम क्या कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि सेलर के पास इंफॉर्मेशन है whether the product is bad or good, but buyer does not have complete information about product। ठीक है, बायर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेलर के पास इंफॉर्मेशन है कि भाई उसका जो माल है वो सही है या वो बेकार क्वालिटी की श्रेणी में आता है। ग्रेडिंग होती है ना, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2, जो पर्टिकुलरली आपके गुड्स वगैरह होते हैं तो उनकी ग्रेडिंग होती है। ये कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का है, कैटेगरी 3 का है। तो ऐसी सेम वो बात सेलर को पता है, बट बायर को नहीं पता ना, कि मुझे मान लो ग्रेड 2 का जो रेट है वो लगा दिया, बट माल मेरे को मिला ग्रेड 1 क्वालिटी का। अब जैसे अभी पीछे दिवाली के पटाखे वगैरह थे, कॉक का ब्रांड आता है ना। अब मेरे को बोला भाई ये कॉक का ब्रांड है, डब्बा लगा दिया फ्रंट पेज पे कॉक मुर्गा छाप, बट अंदर भाई देखा लगा नहीं यार माल देख के कि भाई ये तो कॉक का प्रोडक्ट होगा। वो आते हैं ना दूसरे वाले गोले, वम क्या बोलते हो आप उसे, फॉसिल वाले, मतलब हरे वाले ग्रीन वाले होते हैं ना एक, तो वैसी वाले जो होते हैं।
तो समझ गए ना मेरा क्या कहने का मतलब है। तो डब्बा लगा दिया मुर्गा छाप, बट क्वालिटी से मेरे को लगा नहीं, जब वो बजा आवाज़ ही नहीं आई कि भाई वो कॉक का प्रोडक्ट है, पता चला भाई वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट हो। तो सेलर को पता है कि क्या है, बट बायर को नहीं पता चल रहा। यही बात यहाँ पे होल्ड होती है। राइट जी, इतनी कहानी समझ आ गई। लेमन क्या है, पीच क्या है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कैसे लग रहा है। ओके, अब हम करते हैं अपना गेम सेटअप एज पर आर चैप्टर 27। गेम सेटअप में क्या बोल रहा है वो, कहता है दो बंदे हैं, एक है फ्रेडी। ओ भाई ये तो सीआईडी में आता था, ये यहाँ कहाँ से आ गया। फ्रेडी वो कौन है, वो सेलर है सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स का, कार वो बेचना चाह रहा है अपनी। एंड एक और है जेरी, वो बायर है। ठीक है, सीआईडी वाले फ्रेडी हमारे सेलर है, वो माल बेच रहे हैं। एंड उनकी गाड़ी है जो सेकंड हैंड हो चुकी। जेरी कार खरीदने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर चुका है कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है। अब देखो ये बायर है, जैसे मैंने आपको बताया बायर डजंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मतलब जेरी को नहीं पता कि वो जो फ्रेडी कार बेचेगा वो लो क्वालिटी है या वो हाई क्वालिटी है। फ्रेडी को पता है ये बात, बट बायर को नहीं पता, वो तो सेलर है ना। तो सेलर के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होता है, भाई मेरे को पता मेरी गाड़ी कैसी है। जेरी भैया जब गाड़ी देखने गए, बाहर से देख रहा भाई गाड़ी तो बड़ी सही लग रही है यार, कोई डेंट वेंट भी नहीं है। क्या पता कि उसके इंटीरियर में कोई कमी हो, मतलब इंजन में कोई कमी हो, गियर बॉक्स में कोई कमी हो, है ना, कुछ ऐसी चीज़ हो जो बाद में दिक्कत है। बट बाहर बॉडी से नहीं लग रहा है कि मतलब कोई गाड़ी पे डेंट वेंट पड़ा है। ऐसा नहीं होता कि सारी सेकेंड हैंड कार बेकार होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेकेंड हैंड अगर हम ले भी ले तो लगता नहीं है कि भाई, कुछ लोग ऐसे बहुत उसे मतलब बहुत कम चलाते हैं, या होता है ना कि अपना लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी ले रखी है बस, कि हाँ भाई देखो हमारे पास गाड़ी है। देखो यूएस में ना एक बहुत ये कॉमन नॉर्म है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो इट डजेंट मीन यू आर पुअर। बट हमारे देश में क्या, अरे भाई तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है यार, कितने गरीब इंसान हो भाई तुम तो यार फिर बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी में आते हो। जैसे आजकल एक नई टर्म चली है, हम ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, दिस इज़ मिडल लोअर मिडिल क्लास, दिस इज़ अपर मिडिल क्लास, दिस इज़ रिच क्लास, दिस इज़ सुपर रिच, एक्सट्रीम एलीट, है ना, जिसमें ये सब टॉप बिजनेस टाइकून्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। एक टर्म है विच इज़ नोन एज नियो मिडल क्लास, NEO। मैक्रो के अंदर हम जैसे पढ़ते थे क्लासिकल थ्योरी, कीनीजियन थ्योरी, नियो क्लासिकल, नियो कीन्स, न्यू क्लासिकल, तो ऐसी एक टर्म है दैट इज़ नोन एज एस्पिरेशनल मिडिल क्लास और NEO मिडिल क्लास। मतलब जो पीपल लोअर मिडिल क्लास से ट्रांजिट हो रहे हैं, अपलिफ्ट हो रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से अपलिफ्ट होके न्यू मिडिल क्लास या एस्पिरेशन क्लासेस में आ रहे हैं। तो इंडिया में क्या है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो यू विल कंसिडर एज दिस क्लास, आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में नहीं आते। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूएसए में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एक वो आई थी अक्षय कुमार की मूवी हॉलीडे, उसमें अगर देखी हो तो वो एक बहुत वो फेमस सीन है, जब वो सारे ग्रुप बना के बॉम्ब डिफ्यूज़ वो स्लीपर सेल्स को पकड़ने जाते थे। तो वो एक ही था कि भाई सारे कोर्ट में जाते थे। तो वो बोलता था, जो वो था दूसरा स्लीपर सेल का हेड, भाई यूएसए में कोट पहनना आम बात है, इंडिया में कोट पहनना आम बात नहीं है। भारत में कोट पहनने का मतलब है या तो वो किसी शादी वादी में जा रहे हैं या तो वो किसी कॉरपोरेट्स की मीटिंग में जा रहे हैं। तो ऐसे आइडेंटिफाई हुआ था कि वो कौन सा ग्रुप था। अगर आपने वो हॉलीडे मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, अच्छी पिक्चर थी यार हॉलीडे, नो डाउट। खैर वापस आते अपनी स्टोरी पे, नहीं तो यहाँ पे एकता कपूर का डेली सोप शुरू हो जाएगा ना। सर ये फ्रेडी भैया भी आ रखे हैं हमारे पास, CID वाले। देखो तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, मेरा कहने का अर्थ बड़ा सिंपल सा है ये, कि अपना फ्रेडी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, जेरी के पास नहीं है। तो जेरी एक अजम्पशन लगा सकता है। क्या कर सकता है जेरी, एज्यूम कर सकता है रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ कार, कि मतलब मान लेते हैं 50-50 ले लेते हैं भाई, 50% चांस है कि कार जो है वो हाई क्वालिटी की होगी, 50% चांस है कि वो लो क्वालिटी की कार होगी। राइट जी, वो अजम्पशन ले रहा है, प्रोबेबिलिटीज़ है ये, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़ एंड नॉट दी वैल्यू। ये वैल्यू नहीं है कि भाई हाँ अपना गुड क्वालिटी है तो इतना मैं दूंगा, बैड क्वालिटी है तो इतना दूंगा, वो एज्यूम कर रहा है। राइट जी, आप इतनी बात नोट कर लो पहले।
नोटेड। अब आगे देखते हैं, एक हम इसको टेबल फॉर्मेट से समझते हैं सारी चीज़ें। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे मैंने क्वालिटी लिखी, यहाँ पे मैंने वैल्यू टू सेलर लिखी, यहाँ पे वैल्यू टू बायर लिखा। अब भाई दो टाइप की क्वालिटी है, या तो हाई या तो लो, है ना। फ्रेडी इज़ अ सेलर, जेरी इज़ अ बायर। अगर हाई क्वालिटी की कार है तो सेलर जो है हमारा डेट इज़ फ्रेडी। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ 6,000 ले लिया जी, कि सेलर के लिए हाई क्वालिटी की वैल्यू कितनी है 6,000 कि भाई 6,000 मिलेंगे तो भाई गाड़ी ले जा, बिकॉज सेलर नोज कि यार मेरी गाड़ी इतने की बनती है। लो क्वालिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर चाहता है कि भाई 2,000 मेरे को मिल जाए तो मैं आपको दे दूंगा। एंड बायर कितनी वैल्यू करता है, बायर कहता है भाई देख, क्योंकि सेलर का रेट बायर को नहीं पता, बायर का सेलर को नहीं पता, तो बायर अपनी वैल्यू लगाता है, भाई देख अगर गुड क्वालिटी हुई ना मैं 10,000 दे दूंगा। एंड अगर लो क्वालिटी निकलती है तो मेरा पॉकेट बजट रहेगा 4,000 के आसपास। ये मैंने एज्यूम कर लिया खुद से, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो, मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी रैंडमली जस्ट टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बायर को इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वालिटी की, उसने क्या किया, अजम्पशन लगाई है कि भाई 50% इट इज़ अ हाई क्वालिटी, 50% इट इज़ अ लो क्वालिटी। तो बायर कितना पैसा देगा डैट डिपेंड करता है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। किस पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितने परसेंट चांस है कि वो हाई क्वालिटी है, मतलब 0.5, तो 10,000 इंटू 0.5 प्लस 4,000 इंटू 0.5 ऐड कर दो जी, मतलब 5 और 2 थला, थला फॉर अ रीज़न 7,000। तो वो 7,000 उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब 7,000 इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस जो वो देने को तैयार है। भाई ये काम क्यों किया, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता सामने जो माल मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का बेकार क्वालिटी का, तो मैं ऐसे रिस्क क्यों लूँ कि मैं 10,000 दे दूँ, पता चला मिल गया लो क्वालिटी। हाँ अगर 4,000 में हाई क्वालिटी मिल रहा तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। तो इसलिए आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि अंदाज़ा, अंदाज़ा ही लगाया ना मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ बेस्ड, तो अंदाज़ा मेरा 7,000 मैं देने को तैयार हूँ। तो दैट इज़ द प्राइस विच इज़ बायर इज़ गोइंग टू ऑफर, बायर इज़ गोइंग टू ऑफर। भाई ये सारी फिगर्स आपकी डॉलर्स में चलती है तो यू कैन से $7,000, इंडियन रुपीज़ में तो 7,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। 88 चल रहा ना डॉलर का भाव, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन गया। अब देखो बायर कितने देने को तैयार है, 7,000, दिस इज़ द प्राइस। अब सेलर क्या करेगा, सेलर का प्रॉफिट निकालते हैं। सेलर का प्रॉफिट कितना आएगा, सेलर का प्रॉफिट आएगा, कितने देने को तैयार है वो 7,000, तो 7,000 माइनस 6,000। अगर वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसको कितने बचे, 1,000 बचे। सेलर का प्रॉफिट इफ़ इट इज़ अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब 7,000 माइनस 2,000 कितने, 5,000। तो सेलर का फ़ायदा कब है, ये है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई क्वालिटी। 7,000 में से 6,000 गए, ये रहा, तो 1,000 का मुनाफा। 7,000 में से 2,000 गए, 5,000 का मुनाफा। तो सेलर को फ़ायदा कब है, अगर बायर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे प्ले करेगा तो सेलर क्या करेगा, सेलर कहेगा भाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट लो मेरे से, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, 5,000 है। वो अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को लाएगा ही नहीं, है ना, वो देगा ही नहीं कि भाई 1,000 बच रहे हैं बस। कई बार होता है ना कि जब हम जाते हैं मार्केट में कुछ हम लेना चाहते हैं, जैसे अभी ये पूरा अमेज़ॉन सेल, ठीक है, फेस्टिव वाइब्स पे पूरी की पूरी ग्रैंड सेल लगती है, कितना डिस्काउंट मिलता है, बट एक मार्जिन होता है लास्ट कि भाई अगर लगता है हाँ इस मार्जिन के नीचे जाना है तो वो बंदा दे देगा, बट अगर लगता है नहीं तो वो नहीं देगा। तो सिमिलरली यहाँ से क्या निकल गया, ओनली लेमन क्वालिटी प्रोडक्ट विल बी सोल्ड आउट। कौन सा प्रोडक्ट, लेमन, सिर्फ वही यहाँ पे बेचना पसंद करेगा क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू पे उतना ही फ़ायदा मिल रहा है सबसे ज़्यादा, राइट जी। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं,
दिस इज अगेन सेम द वर्ड विच कैन बी यूज फॉर एंट्रेंस एग्जाम और यूजीसी नेट और आरबीआई डीपीआर, वहाँ पे भी ऐसे बनते हैं. दिस इज नोन एज एडवर्स सिलेक्शन. इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? एडवर्स सिलेक्शन. बिकॉज मार्केट इज अगेंस्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. राइट जी. तो वेन एवर, देखो यही आपका डेफिनेशन बन सकती है. वेन एवर मार्केट इज अगेंस्ट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सच अ प्रॉब्लम इज नोन एज एडवर्स सिलेक्शन. एंड वाई? बिकॉज ऑफ presence of AI. AI means asymmetric information. सेलर के पास ज़्यादा है, बायर के पास इनकम्प्लीट है. बायर अपनी प्रोबेबिलिटीज़ पे प्ले कर रहा है, प्रोबेबिलिटी पे प्ले कर रहा है, इसलिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहा है. इस एक्सपेक्टेड वैल्यू पे सेलर का प्रॉफिट हाई क्वालिटी में 1000 रुपये बचा, लो क्वालिटी पे 5000 रुपये बचा, तो उसका मुनाफा सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो वो बेचेगा ही नहीं. अगर 1000 है तो वो कहेगा भाई मैं नहीं देना चाहता आपको गाड़ी, आप कोई और ले लो. क्लियर जी. सो ये आपका केस था. अब इसको हम एक टेबल बना के देखें. दैट इज की कॉन्सेप्ट. क्या क्या हमारे टेक अवेज आ रहे हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट, एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन, वो क्या क्या हमें मिलती हैं. सबसे पहला टीक अपना की कॉन्सेप्ट इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है. वाई? बिकॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्रेडी हु इज अ सेलर knows the quality but buyer doesn't. दूसरा हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, ये टर्म को भी लिख देता हूँ सबसे पहले मैं, मेरे सामने ही है ऊपर, एडवर्स सिलेक्शन. इसमें हम क्या बोलते हैं? जब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लीव्स द मार्केट. मार्केट में क्या बिक रहा है? सिर्फ लेमन बिक रहा है, नींबू, है ना. बिकॉज बायर्स ऑफर डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू. ट्रू क्वालिटी लिख देते हैं. थर्ड, मार्केट ब्रेकडाउन. Because only lemons are traded. है ना. जैसे एप्पल्स वगैरह होता है, आपने कई बार देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है, एप्पल के ऊपर स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ऐसे करके. कई बार है ना, अगर आप देखो तो वहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह लगे होंगे एप्पल पे भी. तो वो स्टिकर तो लगे होते हैं कई बार ये दिखाने के लिए कि भाई देखो ये कितना हाई क्वालिटी का है, कहाँ से आया, हिमाचल प्रदेश से आया, बाहर से आया, कहीं से आया. बट जब हम खाते हैं तो हमें लगता नहीं, क्या पता भाई उसने सिर्फ स्टिकर ही चिपका दिया उस पर, ये दिखाने के लिए कंज्यूमर को, भाई देखो यार कितना बढ़िया सेब है, लाल लाल सेब है और ले जाओ. उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 60 रुपये, मैंने कंज्यूमर को ठग लिया 120 रुपये किलो पे, और है क्या वो बेकार क्वालिटी का. बट एक स्टिकर ने क्या किया, पूरा गेम बदल दिया. 60 की चीज़ 120 में बिकवा दी. तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है देयर इज़ अ मार्केट ब्रेकडाउन, कि बाज़ार में जो भी एप्पल मिल रहा है वो क्या है, वो सारा बेकार क्वालिटी का है. वो एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश या कई अच्छी जगह से नहीं आया, बस वो स्टिकर लगा पड़ा है बस, है ना जी. ऐसी सेम बैट, भाई अगर आप क्रिकेट का बैट वगैरह देखो, इंग्लिश विल्लो होती है, कश्मीरी विल्लो होती है, और मैंने लोकल सा बैट बना दिया, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया किसका, इंग्लिश विल्लो, और या लगा दिया कश्मीरी विल्लो, ओरिजिनल कश्मीरी विल्लो. अब तो ऐसे भी चलता है उस पर, ओरिजिनल कश्मीरी विल्लो, कि भाई ये ओरिजिनल है, बट होती वो भी डुप्लीकेट होगी. तो सेम बात यहाँ आती है. बात समझ आ गई जी मेरी. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी लॉस, विच मीन्स सोशली वैल्यूएबल ट्रेड्स. सोशली वैल्यूएबल ट्रेड मीन्स जहाँ पे दोनों का फायदा हो, वो नहीं हो रहा अब. वेयर both buyer
and seller can be benefit. ये नहीं हो रहा जी, it declines. सोशली वैल्यूएबल ट्रेड होल्ड नहीं हो रहा क्योंकि बाजार में सिर्फ लेमन मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी है ही नहीं. सो आप इसको ऐसे चार्ट बना के भी एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो इफ़ एग्जामिनर आस्क. मैं 5 सेकेंड के लिए इसको ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले पाओ एंड यू कैन राइट इट डाउन लेटर ऑन ऑल्सो. Okay, next concept. Next concept is lemon auction. इसका क्या मतलब है? अब हम बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ ऑक्शन बायर्स की जो बिड है वो किसके बराबर है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना. अभी हमने देखा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी बायर उसकी वैल्यू करता है. तो बायर जो बिड करेगा वो कैसे करेगा? अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर. सेलर क्या करेगा? सेलर विल ओनली एक्सेप्ट द बिड which is above their reservation value. I hope you all people know the reservation price, है ना, जहाँ पे बंदा इनडिफरेंट होता है बिटवीन सेलिंग और नॉट. तो अगर उसकी बिड उस रिजर्वेशन के ऊपर होगी तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर हम अपने घर. थर्ड पॉइंट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द बायर विल रियलाइज. भाई कंज्यूमर पागल होना है. दैट ओनली लेमन्स आर बीइंग सोल्ड एट लोअर प्राइस. जैसे आपको इससे रिलेटेड ना एक बात बताता हूँ. अभी ये फेस्टिव सीज़न चल रहा था, मैं रैंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो वहीं पे ना एक आया, मेरा लैपटॉप कि हार्ड डिस्क का कुछ इशू हो गया था तो मैं नया लैपटॉप का ना सर्च कर रहा था. अब भाई देखो इनके सर्च इंजन कितने फास्ट है, मतलब कैसे वो सारी चीज़ें रीडायरेक्ट कर देते हैं. मैंने गूगल पे सर्च करा था HP या डेल, यही दो कंपनीज बेस्ट होती है लैपटॉप में कि भाई इन दोनों में से किसी का लेना है. तो क्योंकि जो आप चीज़ गूगल पे सर्च करते हो वही सेम चीज़ फिर आपके सोशल मीडिया फीडिंग्स पे भी आती रहती है. तो इंस्टा फीड पे आ रहा था HP का लैपटॉप अवेलेबल है 7,000 रुपये का i7. मैं हैरान, भाई i7 7,000 का कैसे मिल सकता है. तो मैंने उस बंदे से बात करी जिसका वो पेज था. मैंने कहा कितने का? कहता भैया 7,000 का है और 5 से 6 दिन में अपना डिलीवरी हो जाएगी, आपके घर पे हम भिजवा देंगे. मैं शौक, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, मजाक कर रहा है ये. तो फिर रियलाइज़ हो गया कि भाई वो मतलब कोई डुप्लीकेट माल है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है जो आगे चल के दिक्कत देगा. ऐसी सेम बड़े सारे नेहरू प्लेस में भाई ऑफलाइन स्टोर्स पे कितना मिलता है. एक बंदा है वो उसके साथ पता नहीं 5-5 चीज़ें दे रहा था. तो रियलाइज़ हो जाता है कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, ओनली लेमन आर बीन सोल्ड. भाई 7,000 में i7 HP का कहाँ से मिल सकता है. तो मतलब या तो वो पायरेटेड है या डुप्लीकेट है या सेकंड हैंड है या थर्ड हैंड है फोर्थ हैंड है, कुछ ना कुछ उसमें इशू है या वो रीफर्बिश्ड है. ऐसी सेम अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो वहाँ पे एक टर्म लिखी होती है साइड में ब्रैकेट में, रीफर्बिश्ड. जैसे मैंने इस टाइम पे सैमसंग में भाई A सीरीज़ में सबसे टॉप का मॉडल है A56. मैंने A56 का रेट चेक किया कितना मिल रहा है अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे. तो उसने मेरे को 2 प्रोडक्ट दिखा दिए A56 के. एक दिखा रहा था 36,000 का, एक दिखा रहा है A56 एट 26,000 या मान लेते हैं 28,000. तो मैंने कहा भाई एक 36 का है एक 28 का है, इतना डिफरेंस कैसे. प्रोडक्ट तो सेम है और GB भी सेम है 8,256. तो मैं हैरान, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार. या जो उसकी वैरायटी आती है ना 12,256 आता है, 8,128 या 8,256 ऐसे करके. तो तब रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रैकेट में लिखा रिफर्बिश्ड. रिफर्बिश्ड मीन्स पहले किसी ने लिया था, वो प्रोडक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट था एंड वो कंपनी ने उसको ठीक करके दोबारा लगा दिया सेल पे, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू कम कर दी.
तो ऐसी चीज़ें भी बड़ी होती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई हमें लेमन तो नहीं मिल रहा। सो बायर को रियलाइज़ हो जाता है इन सब चीज़ों से कि वो ओरिजिनल है या वो डुप्लीकेट है या वो यूज प्रोडक्ट है। सो दस द इक्विलिब्रियम प्राइस will reflect only value of lemon। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो किसके बराबर है? लो क्वालिटी प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर। Thus the market is collapse for high quality product। क्लियर जी? ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। अब जो मैंने अभी ये पीछे एग्जांपल लिखा था ना, ये वाला, इसी को बेस बनाते हैं और एक्सटेंड करते हैं बिड के साथ कि लेमन ऑक्शन कैसे वर्क करेगा। आपके पास ये फिगर है ऑलरेडी, मैं इसको साइड में रख लेता हूँ ताकि मेरे को कॉपी करने में हेल्प होगी। देखो अब मैं एक बोल रहा हूँ, हियर आई एम हैविंग कार क्वालिटी, हियर आई एम हैविंग वैल्यू टू सेलर। सेलर कौन है हमारे? वो CID वाले फ्रेडी भैया। वैल्यू टू बायर एंड सेलर का प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, एंड बायर का प्रॉफिट अगर वो परचेज करेगा तो। लिख देते हैं ब्रैकेट में इफ बाइज। कितने की वैल्यू लगाई थी हमने? हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, 6000, 10,000, 2,000, 4,000। ठीक है। और मैंने आपको देखो क्या बोला, बायर की बिड की वैल्यू किसके बराबर? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कितना निकाला था? EV थाला फॉर अ रीजन 7,000, है ना जी। अब अगर 7,000 रुपये, तो सेलर का प्रॉफिट कितना? 7 में से 6 गए, 1,000 रुपये बचा। अब यहाँ पे 7 में से 2 गए, 5,000 रुपये बचा। बात समझ आ गई? बायर का प्रॉफिट कितना बनेगा? बायर की वैल्यू कितनी है? 10,000। कितने देने को तैयार है? 7,000। 3,000 रुपये बचा। कितनी वैल्यू है? 4,000। कितने देने को तैयार था? 7,000, मतलब माइनस ऑफ 3,000। तो यहाँ तो उसका लॉस हो रहा है ना। अगर बायर 7,000 की वैल्यू लगाता है और अगर उसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया तो उसका फ़ायदा है, बट अगर उसको उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे लो क्वालिटी का मिल गया तो मतलब उसका तो नुकसान हो गया। भाई गंदा माल भी लेके आया, महंगे में लेके आया, राइट जी। और सेलर, सेलर भी वही सेम बात, जैसे एक कहावत है, तू शेर तो मैं सवा शेर, कि भाई देख अगर ये दे रहा इतनी अपनी एक्सपेक्टेशन पे तो तेरे को मैं ये माल दूंगा, ये नहीं दूंगा। सो वही बात मैंने यहाँ पे जो देखी, द मार्केट इज कोलैप्स फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ओनली लेमन्स आर सोल्ड। ठीक है, ओनली लेमन्स आर सोल्ड। इसकी इंग्लिश तो बना लोगे ना आप। सिंस द बायर is bidding at expected value of 7,000, therefore considering the case from seller's point of view, the seller's profit margin is 1,000 at this value for the high quality, and for the expected value of 7,000 the seller's profit margin of low quality grade is the 5,000, therefore seller will prefer to sell only low quality rather than the high quality. This shows that there is presence of the asymmetric information, or I can say moral hazard, because only low quality product are being traded at this particular price. क्लियर जी? यहां तक कहानी समझ आ गई आपको? इंग्लिश बन जाएगी ना इसकी? अब हम आगे चलते हैं। देखो बिफोर मूविंग अहेड, ये फिगर बनी हुई है 27.1, द लेमन प्रॉब्लम। पीच, लेमन, यहाँ पे कुछ अंग्रेजी भाषा का सहारा लिया हुआ है, एंड इसके बाद भी कुछ बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश भाषा, साथ में कुछ इक्वेशंस की हेल्प है, फिर कुछ और बातें हैं। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं देसी भाषा में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं अब क्या काम करने वाला हूँ। आई एम टेकिंग दी फिगर नंबर 27.1, ये
Furthermore, this figure is also same as your back exercise question number 1. कहते हैं ना, रिगार्डिंग द ट्रेडेड गेम प्लेड बाय जेरी एंड फ्रेडी दैट वाज एनालाइज इन दिस चैप्टर, आर देयर वैल्यूज ऑफ पी सच दैट नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, आर देयर एनी वैल्यू ऑफ पी सच दैट इक्विलिब्रियम एंटेल्स नो ट्रेड व्हाटसोएवर द कंडीशन इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम समझने का प्रयास करते हैं इन लिंकेज विद फिगर 27.1। तो कहानी समझ आ गई कि काम क्या करने वाले हैं। 27.1 का शुभारंभ। देखो हमने क्या कहा, मैं पहले ना फिगर 27.1 और आई कैन से इट इज क्वेश्चन 1 ऑफ बैक एक्सरसाइज। राइट जी, जो उसने इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले मैं लिख रहा हूँ पॉइंटर फॉर्म में। वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना 2 पन्नों की जो इंग्लिश है इतनी बड़ी, उसको पॉइंटर वाइज में ट्रांसलेट करते हैं। पॉइंट फॉर्म में क्या बनता है, पॉइंट 1 कहता है एक नेचर है, बंदा है नेचर, वो डिसाइड करेगा पहले कौन चलेगा। नेचर फर्स्ट चूजेस वेदर द कार इज पीच और लेमन। ठीक है, पीच का मतलब गुड क्वालिटी, लेमन का मतलब लो क्वालिटी, पहली बात। सेकंड बात, फ्रेडी इज सेलर ऑफ कार, जेरी इज बायर ऑफ कार। बात नंबर 3 क्या दिया है, जो उसने दिया वही सेम बात है मैं लिख रहा हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मैं खुद नहीं बना रहा रैंडमली। फिगर 27.1 जो पेजेस में इंग्लिश दे रखी है उस इंग्लिश को पॉइंट फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि समझ आ जाए वो 2 पन्ने इतने भारी भरकम कहना क्या चाह रहे हैं। तो 2 बातें मैंने बता दी वो कहना क्या चाह रहे हैं। तीसरी बात, इफ कार इज पीच, अगर गाड़ी पीच है मतलब हाई क्वालिटी गाड़ी है मेरी, तो जेरी के लिए कितनी वैल्यू है, वैल्यू फॉर जेरी दैट इज 3000। ठीक है, ये दे रखा है उसने। सिमिलरली इफ कार इज पीच मतलब हाई क्वालिटी, तो वैल्यू फॉर फ्रेडी मतलब सेलर उसके लिए कितनी वैल्यू करता है, 2000 वैल्यू करता है। ठीक है जी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए सेलर की क्या वैल्यू है एंड बायर की क्या वैल्यू है ये हमें दे दी। ऑन द सेम नोट, अगर गाड़ी लेमन है मतलब लो क्वालिटी है, तो बायर कितनी वैल्यू करेगा, मैं बायर लिख दूं बार बार, जेरी फ्रेडी की जगह बायर सेलर बेटर है। बायर वैल्यू करेगा 1000। अगर कार लेमन है, बायर मतलब यहाँ पे अब सेलर, सेलर की कितनी वैल्यू है, 0। सेलर कहता है भाई खटारा माल है जो आ जाए ठीक है। जैसे होता है ना कई बार कि भाई मोबाइल फ़ोन हमारा पुराना हो गया, वो नोकिया के वो डब्बे वाले चलते थे 32 30 15 10 ऐसे करके, भाई इस पर जो मिल जाए मिल जाए। या कोई आपका एम सीरीज़ का फ़ोन है, एफ सीरीज़ का फ़ोन है, सैमसंग में अगर सीरीज़ वाइज जाओ आप, भाई आई एम अ सैमसंग लवर, आईफोन वाले नाराज़ मत होना जी प्लीज़ अगर आप आईफोन चलाते हो। आईफोन चलाने का ना मेरे पास इतना दिमाग है ना मेरे पास टाइम है कि मैं आईफोन देखूँ कि है क्या। आधी चीज़ें तो भाई उसमें चलती नहीं और मेरे सर के ऊपर से जाती है। इतने में तो मैं एक क्लास बना दूँ जितना टाइम मैं आईफोन में लगाऊँ। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो भाई कितनी ज़्यादा है ना ऑफ सी लर्निंग और कि कैसे फ़ोन चलाते हैं आईफोन। इतने में तो भाई एक क्लास बना के रिकॉर्ड कर लूँ, उससे ही मैं प्रमोशन भी हो जाएगी, ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तो जैसे सैमसंग की सीरीज़ है, सबसे नीचे आती है एफ़ सीरीज़, फिर आती है उसकी एम सीरीज़, फिर आती है ए सीरीज़, मतलब मिडल रेंज में सबसे बेस्ट है ए सीरीज़। देन इट इज़ द एस सीरीज़ एंड देन दी जेड फोल्ड। जेड फोल्ड तो बहुत ऊपर जाता है, 1.5 लाख रुपए के फ़ोन है जेड फोल्ड। तो जेड टॉप का है, फिर एस, देन ए सीरीज़, एम सीरीज़ एंड एफ सीरीज़। तो ऐसे चलता है। मान लो भाई आपके पास गलती से किसी के पास एफ सीरीज़ का कोई पुराना सा पुराना फ़ोन पड़ा है, 2 साल 3 साल पुराना है ना, तो आप कह दो भाई इसके लिए तो मैं जो मिल जाए सही है यार, बिक जाए बस। तो वही सेम बात यहाँ पे है कि गाड़ी की क्वालिटी इतनी खटारा हो चुकी है, सेलर कह रहा है जो मिल गया ठीक है मैं तो 0 लगा के चल रहा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर वाले ने दी है। अगेन सेम, क्लियर जी।
अब आगे देखते हैं क्या बोलता है वो थाला फॉर रीजन। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट 7 पे बोलता है जी, इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस जेरी वैल्यूज कार मोर देन ओनर, मतलब सेलर। जेरी को बहुत नीड है गाड़ी की, इसलिए उसके लिए वैल्यू की जो, गाड़ी की जो वैल्यू की एक परचेजिंग है वो बहुत मायने रखती है एज कम्पेयर टू सेलर। पॉइंट नंबर 8, फ्रेडी, क्योंकि भैया फ्रेडी क्या है, सेलर है। फ्रेडी ऑब्जर्व द नेचर पॉइंट and buyer does not have complete information on quality of car. Buyer knows car is peach, that is high quality, having the probability of Q. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। बायर को लगता है कि गाड़ी हाई क्वालिटी की है जिसकी प्रोबेबिलिटी किससे रिप्रेजेंट है, क्यू से। जैसे अभी हमने पीछे देखा ना कि भाई 50% हम ले रहे थे, यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, जेरी एज्यूम्स द रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ कार 50% हाई 50% लो, तो प्रोबेबिलिटी को जनरली आप पी एन वन माइनस पी से लिखते हो, बट यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट है, क्यू से। अगेन सेम आई एम रिपीटिंग, जो नोटेशंस पेपर वाले ने यूज़ किया वही यूज़ करनी है, प्लीज़ डोंट डेविएटेड टू पी या हम कुछ और लिख ले, नहीं, नेवर, ये काम मत करना। जो उसने यूज़ किया है आपकी रीडिंग में वैसे ही आपको चलना, नोटेशंस को चेंज मत करना। अगर वो जेरी फ्रेडी की बात कर रहा तो हम वही लिखेंगे। हाँ, एग्जाम में अगर चेंज हो जाए, जेरी फ्रेडी की जगह कोई और नाम देगा, तो फिर आप तो वैसे समझ सकते हो ना कि सेलर एंड बायर कौन है, इसलिए मैं बायर सेलर लिखना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ यहाँ पे। बट ये नोटेशंस मत चेंज करना। बायर नोज कार इज़ ऑफ हाई क्वालिटी हैविंग द प्रोबेबिलिटी कितना, क्यू, तो इसका मतलब बायर नोज दैट कार इज़ ऑफ लो क्वालिटी, दैट इज़ लेमन, कितनी प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस क्यू। ये बात तो यहीं से डिराइव हो जाएगी। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट नंबर 10 जो इस पेज पे हमें दे रखा है, इफ़ बोथ पार्टी डिसाइड्स टू ट्रेड then trade will take place. ठीक है, then trade will take place, otherwise not. अगर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होगा तो ही ट्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस चीज को मैं ऐसे लिख दूँ आप थोड़ा सा अपने फ्लो चार्ट में, कार क्वालिटी एंड वैल्यू टू सेलर, वैल्यू टू बायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायर। उसी की हेल्प से तो हम ईवी निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, या तो हाई है या तो लो है। 2000 ज़ीरो और कितना दिया था इसका, 3000 था ना, एंड ये 1000 था, ये क्यू था, ये 1 माइनस क्यू था। चेक कर लो जी, यही था। अगर हाई है तो जेरी मतलब 3000, अगर हाई है तो सेलर के लिए कितना, 2000, अगर लेमन है सेलर के लिए 0, और अगर लो है बायर के लिए 1000। प्रोबेबिलिटी कितना, क्यू, एंड लो की 1 माइनस क्यू। ये फ्लो चार्ट समझ आया? आगे देखते हैं जी। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो उसने बात बोली थी हमें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, and it depends upon price and probability। मतलब Q पे प्राइस को हम कैपिटल P से लिख रहे हैं। ये बात का ध्यान रखना भैया,
पी का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी जनरल एक आदत होती है देख के भाई पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, एंड ये कैपिटल पी है, स्मॉल पी नहीं है, ये स्मॉल क्यू है, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ये बात का ध्यान रखना, आप यहीं पे गलतियाँ आप करने वाले हो पेपर में, वही बात आपको बता रहा हूँ पहली से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या गलती आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा हाथ सेट होता है ना, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, हम लिखते हैं स्मॉल पी, अब बट ये कैपिटल पी है जो प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे एंड प्रोबेबिलिटी पे, राइट जी। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम जो डिपेंड करते हैं इस पे, कौन से? पहला तो ये है कि क्या बिकेगा, जो अभी तक हम देख रहे थे, ओनली लेमन्स आर ट्रेडेड, मतलब लो क्वालिटी माल बिक रहा है। दूसरा क्या है? बोथ आर ट्रेडेड, बोथ लेमन एंड पीच आर ट्रेडेड। अब हमें कंडीशन बतानी है, हमें क्या बताना है जी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है, मतलब किस कंडीशन पे लेमन ट्रेड होगा, किस कंडीशन पे दोनों ट्रेड हो सकते हैं। तो दो केसेस बन गए, केस 1 केस 2, क्लियर? तो अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, केस 1 ओनली लेमन्स आर ट्रेडेड, जब बाजार में सिर्फ लो क्वालिटी प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है, और मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, मतलब प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लियर जी। अब देखो, सबसे पहले सेलर की स्ट्रैटेजी क्या होगी? सेलर यहाँ पे कौन है? फ्रेडी। स्ट्रैटेजी क्या होगी उसकी? उसकी स्ट्रैटेजी होगी आई विल ट्रेड इफ लेमन, है ना, मतलब अगर वो, जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे, इतना पैसा देगा अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू का, तो भाई फिर मैं लेमन ही बेचूंगा। जो अगर आप पीछे अपना डायग्राम में देखो, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा था, है ना, अगर 7,000 इतना दे रहा है तो भाई सिर्फ मैं अपना लेमन ही बेचूंगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। तो ट्रेड इफ लेमन, और इसको मैं किससे लिख रहा हूँ? TL से। TL स्टैंड्स फॉर ट्रेड फॉर लेमन, एंड आई विल डोंट ट्रेड इफ पीच, और इसको हम किससे लिख रहे हैं? NP से। ये TL और NP कहाँ से आया? दिस इज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सेम योर रीडिंग, यहीं से उठाया। देखो Q दिया है, मतलब पीच दैट इज़ अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 1 माइनस Q प्रोबेबिलिटी है किसकी? लेमन, मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए वैल्यूज़ क्या है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो क्या है? यहीं से मैंने TP और ये उठाया। TL का मतलब ट्रेड इफ लेमन, ट्रेड इफ लेमन। NP का मतलब ट्रेड डोंट ट्रेड इफ इट इज पीच, राइट जी। आगे देखते हैं, ये हो गई सेलर की स्ट्रैटेजी। अब बायर की स्ट्रैटेजी क्या होगी? बायर की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनती है क्या? ट्रेड कब? इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन द प्राइस, है ना। उसका तो सिंपल सा पार्ट है, जैसे अभी हमने निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैल्यू टू बायर इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू टू बायर ऑफ द लो क्वालिटी प्रोडक्ट इनटू में उसकी प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज किस कॉन्टेक्स्ट में? Q एंड 1 माइनस Q। तो ट्रेड करेगा कब? जब एक्सपेक्टेड वैल्यू प्राइस के बराबर हो या एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा हो, तभी, क्लियर जी। तो अब मैं यहाँ पे जेरी का EV बना दूँ, बायर का EV कैसे बनेगा? जैसे हमने पीछे अभी निकाला था वो 10,000 वाले के केस में, ये जैसे इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी, दिस इंटू में 0.5 प्लस दिस इंटू में 0.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q एंड 1 माइनस Q। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है इसका? 1 माइनस Q ऑफ 1000 माइनस P, राइट जी। ये वाला जो चार्ट है, क्योंकि ये तो ज़ीरो है ना, तो वो तो ख़त्म ही हो गया, 1000 इंटू 1 माइनस Q, एंड P का मतलब प्राइस, क्लियर। सो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो कहने से P कितना होना चाहिए? प्राइस शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 1000। EV बनाया 1 माइनस Q इंटू 1000 माइनस प्राइस, जो भी उसका प्राइस है,
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी। हमारे पास प्राइस नहीं है, तो हम यहाँ से बता रहे हैं कि प्राइस अगर 1000 या 1000 से नीचे होगा तो क्या होगा जी, ओनली लेमन्स आर सोल्ड, है ना। मार्केट में क्या बिकेगा, ओनली लेमन। सो इफ प्राइस इज लेस देन 1000, Freddy will bring lemons to market. Will bring lemons to market because peach is under value. भाई उसका मैक्सिमम प्राइस कितना है, वैल्यू बायर का 1000 रुपये तो है ना। तो अगर वो 1000 रुपये दे या उससे नीचे दे तो वो क्या कहेगा, भाई ले जा। मैं जिस चीज़ के लिए ज़ीरो की वैल्यू लगा रखा हूँ, तुम अगर मेरे को 1000 रुपये देने आ रहे हो तो मैं तो कहूँगा भाई खुशी खुशी ले जा। मैं तो कह रहा था ज़ीरो के ऊपर जो भी मिल जाए मेरा सारा प्रॉफिट है, तो मैं ये दे दूंगा। बट अगर तुम बोलो भाई 1000 रुपये के रेट में ये दे दो, वो नहीं होगा। जैसे गाड़ी की कैटेगरी होती है ना, LXI, VXI, ZXI, मारुति में तो ऐसे ही चलता है। फिर एक ये ऑटोमेटिक की सीरीज़ आ गई है, तो अगर मेरे को टॉप मॉडल दे दो सस्ते में तो ये नहीं होगा। मैं दे रहा हूँ बॉटम मॉडल, तो उतने प्राइस में ले जाओ। बट अगर तुम बोलो बॉटम रेट के प्राइस में हाई क्वालिटी वाली गाड़ी दे दो, टॉप मोस्ट मॉडल विद सनरूफ, वो नहीं मिलेगा भाई। कंपनी चलानी है, दान ठोना करने आए हैं। तो वही सेम बात यहाँ पे होल्ड करती है। क्लियर? सो द बायर इज विलिंग टू पे मैक्सिमम अप टू 1000, हेंस दिस इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम विद लेमन ओनली। एक और एग्जांपल आपको इससे बताता हूँ। जैसे एक मान लो कोई भाई फ्रूट मार्केट है, ठीक है। उस मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फ्रूट वेंडर्स बैठे हैं। जैसे होता है ना रोड्स के बाहर, आपने देखा होगा सारे फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं। तो भाई सबको पता होता है दूसरा बंदा कहाँ से ला रहा है, वो कहाँ से ला रहा है। तो सबने एक देखा, हाँ भाई कितने का एप्पल बेच रहा है, वो कहता है 60 रुपये का, ये बोलता है भाई 65 रुपये का, ये बोलता है भाई 70 रुपये का। अब मेरे को रेट पता चल गया, मार्केट में इतना ही रेट है ना जी। बट आई नो इनका क्वालिटी क्या है, लो क्वालिटी है। बट मेरे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और मैंने अगर इनके मुकाबले रेट लगा दिया 150 रुपये, तो भाई मैं जितना मर्जी कन्विंस कर लूँ ना कस्टमर को, भाई 150 रुपये ले रहा हूँ किस बात की, क्योंकि मैं आपको चीज़ भी तो बढ़िया दे रहा हूँ। वो सारे इतने में, तो कंज्यूमर क्या कहेगा, पहले तो भाई वो सबसे रेट पूछेगा, है ना। इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, वो कहेगा भाई देखो भैया वो वाला बंदा तो 60 रुपये का दे रहा है, आप 150 रुपये दे रहे हो। आप अगर यही सेम चीज़ मेरे को 70 रुपये में भी दे दो ना, तब भी मैं आपसे ले लूँगा। वो 150 रुपये लगा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी ये है। वो सारे इतने में लगा रहे हैं क्योंकि उसकी ये है। तो अब उसे पता चल गया भाई यहाँ पे 150 रुपये बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या करो, ये वाला माल हटाओ, जो वो माल दे रहे हैं वही दो, बट कितने में दो, 40 रुपये में दो, सारे बंदे मेरे पास आएंगे। तो दैट इज़ हैपनिंग सेम, कि भाई 1000 मतलब 70 या उससे कम अगर मैं देता हूँ तो सारा मेरा माल बिक जाएगा। बट अगर उससे ज़्यादा दूंगा तो मतलब मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, मैं हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट में नहीं दे सकता। अब क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से, अगर किसी को कोई डाउट हुआ होगा। आगे देखते हैं। दिस इज केस 1 जहाँ पे लेमन बिक रहे थे। अब दोनों बिकेंगे, क्या कंडीशन लगाए कि जिससे दोनों माल बिके। केस 2, बोथ लेमन एंड पीच ट्रेडेड। वही सेम, सबसे पहले सेलर की कंडीशन, सेलर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेड बोथ टाइप्स। अगर मैं दोनों का ट्रेड करना चाहता हूँ, मतलब TP, ट्रेड फॉर पीच एंड ट्रेड फॉर लेमन, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, फॉर सेलर टू सेल पीच, प्राइस कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी थी, मस्ट बी हाई इनफ ऑफ मोर देन और इक्वल टू 2000, मतलब 2000 रुपये के बराबर उसका प्राइस होना चाहिए,
तो ही वो बेचेगा। देखो ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये की डिमांड है, तभी वो बेचेगा। एंड जेरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, मतलब बायर व्हेन बोथ ट्रेडेड, दोनों ट्रेड, कितनी थी उसकी वैल्यू, 3000 लगा रहा था ना वो अपनी। अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है क्यू प्लस 1000, दैट इज 1 माइनस क्यू, इट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन प्राइस। ये देखो कैसे निकाला, उसकी वैल्यू कितनी है 3000, 3000 ऑफ क्यू, क्योंकि उसे हाई क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी पता थी, एंड लो क्वालिटी, बिकॉज दोनों ट्रेड हो रहे हैं, लेमन भी ट्रेड हो रहा है और पीच भी ट्रेड हो रहा है। पहले वाले केस में सिर्फ लेमन ट्रेड हो रहा था, ये नहीं था, हाई क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। अब ये वाली इक्वेशन भी आ रही है हमारे पास, क्योंकि अब दोनों ट्रेड हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आप रीराइट कर दो, मतलब ये 1000 माइनस 1000 क्यू, तो ये आपको कितना देगा 1000। इसी को थोड़ा सा हम रीराइट कर देते हैं, एंड दिस विल बी प्लस 2000 ऑफ क्यू, दैट इज मोर देन एंड इक्वल टू पी, वेयर एज पी की वैल्यू कितनी है, कम से कम 2000 की डिमांड है। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया जी, राइट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लग गई यहाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन लग गई, दैट इज 1000 प्लस 2000 ऑफ क्यू मस्ट बी इक्वल टू प्राइस कितना, ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई मोर देन और इक्वल टू हाफ। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर इफ probability of getting high quality product या high quality car which is also known as peach is 0.5 or more, then both are traded, तब दोनों ट्रेड होगा। बट अगर Q की वैल्यू लेस देन है 1/2 से, मतलब 0.5 से, देन ओनली लेमन्स आर ट्रेडेड। ठीक है जी, thus it is a situation of market failure because trading peach would create more value but does not happen ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जो हमारा मूल मंत्र था स्टार्टिंग से। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर आपका ये 1/2 से ज़्यादा आया, क्यों 1000 बटे 1/2 बनता है भाई। अगर मोर देन और इक्वल है तो दोनों ट्रेड होगा, अगर 1/2 से कम है तो लेमन ट्रेड होगा। इतनी सी बात है जी। क्लियर जी? कहानी समझ आई? तो सारा खेल था इस इक्वेशन का। केस 1 में हमने क्या बोला कि जब लेमन ट्रेड हो रहे हैं तो 1000 इंटू 1 माइनस क्यू, मतलब 1000 रुपीज़ का प्राइस आ गया। केस 2 जब दोनों ट्रेड हो रहे हैं तो मतलब 2000 रुपये का रेट बनना चाहिए। अब अगेन सेम, इन सबको कंपाइल कर दें। आप ये नोट कर लीजिए प्लीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ आपको। इसकी भी फ़ोटो ले लो। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो, जो बातें अभी हमने यहाँ देखी इसको ज़रा टेबल फॉर्मेट में हम नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या बनती है।
कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। वो क्या कहेंगे हम? वही सेम बात, सेलर नोज अबाउट द क्वालिटी बट बायर डज नॉट हैव इन्फो। ये तो सेम पॉइंट है ना, ये तो आपको पता है। स्ट्रैटेजीज, तो फ्रेडी की स्ट्रैटेजी क्या है? फ्रेडी बोले तो मतलब कोई भी अगर सेलर होगा इस पर्टिकुलर केस में तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? टीपी, ट्रेड फॉर पीच, ट्रेड फॉर लेमन, और ट्रेड फॉर लेमन एंड नॉट फॉर पीच। मतलब केस 1 ये केस 2 वाली। जेरी की क्या होगी? जेरी मतलब बायर। मैं अगेन सेम बोल रहा हूँ भाई, सेलर बायर इन केस अगर आपके फाइनल एग्जाम में कोई नाम चेंज कर दे तो यही नाम लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखता तो ट्रेड और नॉट ट्रेड। थर्ड, लेमन ओनली इक्विलिब्रियम। इट विल अकर्स कब? अगर आपका प्राइस 1000 से कम है या बराबर है, दस ओनली लेमन सोल्ड, है ना। बोथ ट्रेड इक्विलिब्रियम, दोनों कब बिकेंगे? जब प्राइस 2000 या उससे ज़्यादा है एंड प्रोबेबिलिटी दैट कार इज ऑफ हाई क्वालिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। मार्केट फेलियर कब लगा? मार्केट फेलियर इज व्हेन क्यू लेस देन हाफ, है ना, बिकॉज पीचेस आर नॉट ट्रेडेड, राइट जी। देन इकोनॉमिक मीनिंग या इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू elimination of good quality product from market. So this is your key concept, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, मार्केट फेलियर, कब दोनों ट्रेड हो रहे हैं, कब लेमन ट्रेड हो रहा है, एंड स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ द सेलर एंड बायर। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि सेलर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है बट बायर के पास नहीं है। ये आपका क्वेश्चन 1 था एंड इट इज़ फिगर 27.1 की एक्सप्लेनेशन, राइट जी। देखो दीज आर द सेम जो यहाँ पे लिखा है, एक बार दिखा देता हूँ आपको आपकी तसल्ली और क्लैरिटी के लिए। इट मस्ट बी नोट दैट पी शुड बी लेस दैन 2000, दिस इज़ द कंडीशन। देखो ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी हिंदी भाषा में बताई। इफ़ क्यू लेस देन हाफ देन ओनली लेमन्स आर ट्रेडेड इन इक्विलिब्रियम। रिकॉल दैट दिस आउटकम इज इनएफिशिएंट बिकॉज ट्रेडिंग द पीच क्रिएट्स द वैल्यू। दिस मॉडल डेमोन्स्ट्रेट दैट एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कैन कॉज मार्केट टू मैल फंक्शन। वही बातें तो है यार जो अभी मैंने आपको बताई। क्लियर जी। तो ये आपकी ये पेज भी समझ आ गया एंड हमारा क्वेश्चन 1 भी हो गया किताब का। अब जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन 2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन 2। इफ़ आई एम सेटिंग द एग्ज़ाम, मैं 1 डालूँ या ना डालूँ ये डिपेंड करता है आगे पीछे कैसे है, बट मैं यहाँ से 2 ज़रूर डालूँगा, क्वेश्चन 2 ज़रूर डालूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज़ लिंक विद योर सेमेस्टर 3 माइक्रो। सेम 3 माइक्रो में आपने भाई जन्म पत्रिका बना दी थी यूटिलिटी फंक्शन की, तो ये उसी कंसेप्ट से लिंक है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा सवाल है, समझ में भी आएगा और ईजी से आप कर भी पाओगे, राइट जी। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं कि क्वेश्चन 2 है क्या। रीडिंग आप सभी के पास है ना। मैं इसको ज़रा हिंदी भाषा में लिख देता हूँ क्वेश्चन 2 कहना क्या चाहता है, नहीं तो ऐसे ना मुझे भी नहीं समझ आती इसकी अंग्रेजी क्या है, इतना दिमाग ठोना है कि इसकी इंग्लिश समझ आ पाए मेरे को। देखो भाई हिंदी भाषा में, देसी भाषा में ये कहते हैं गिवन क्या है, पहले तो ये बताओ दिया क्या है।
दिया ये है, इट इज़ अ फर्स्ट प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन। हाँ भाई मेरे को इसका मतलब पता है, फर्स्ट प्राइज सील्ड बिड ऑक्शन क्या होती है। ओके जी, देयर आर 2 प्लेयर्स, ये भी मुझे पता है, प्लेयर 1 एंड ओपोनेंट। ओके, पल्ले पड़ गई मुझे ये कहानी इतनी। तीसरी बात, प्लेयर 1 की कुछ इन्फॉर्मेशन है, कहता है वैल्यूएशन जानते हो। मैंने कहा हाँ, वही जो अनुपम मित्तल बोलता है शार्क टैंक में, वैल्यूएशन के पीछे मत जाओ भाई। मैंने कहा हाँ वैल्यूएशन पता है मुझे। कहता वैल्यूएशन को मैं ना यहाँ पे वी से दे रहा हूँ। मैंने कहा ओके। कहता बिडिंग जानते हो। मैंने कहा हाँ यार आईपीएल ऑक्शन क्यों नहीं देखता मैं, बिडिंग पता है मुझे। कहता बिड को मैं बी से दे रहा हूँ। मैंने कहा ओके रिपोर्ट है ब्रो, आगे बता भाई क्या दे रहा है। कहता भाई देख सिंपल सी बात है, तुम्हारी जेब में 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, तुम्हारी नेटवर्थ 100 करोड़ है, तुम बिड करने आए हो 1 करोड़, तुम वो चीज़ भी ले गए और जीत भी गए। मैंने कहा हाँ। कहता मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि तुम्हारा पे ऑफ कितना बना, कितना जीते। मैंने कहा बता भाई। कहता है इट इज़ वी माइनस बी। वैल्यूएशन मतलब आपका पोटेंशियल कितना है, 100 करोड़ की नेटवर्थ है मेरी, 1 करोड़ की बिड की चीज़ जीत गया। कब? कहता है कब? कहता है जब आपकी बिड दूसरे बंदे से ज़्यादा होगी। मैंने कहा यहाँ पे बी क्यों लिखा है। कहता चल भाई इसको बी हैट दे देते हैं। बी हैट का मतलब जो आपकी टेबल पे ऑपोजिट टीम बैठी है ना, एमआई बैठी है, एसआरएच बैठी है और दिल्ली कैपिटल्स है, जितनी भी आईपीएल की टीम है उन सब की बिड को हमने बी हैट से रिप्रेजेंट कर दिया, ओपोनेंट की बिड है ये बी हैट। मैंने कहा ठीक है। कहता भाई अगर देख ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम हार गए, लूजेस। ओहो कोई नहीं। मैंने कहा मेरे को बात समझ आ गई यहाँ तक। कहता अब ऐसी सेम ओपोनेंट प्लेयर का भी बना दे। मैंने कहा बना दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है उसकी वैल्यूएशन भी होगी कुछ, वो भी बंदे की तो नेटवर्थ होगी। कहता उसको वी हैट दे रहा हूँ, उसकी भी कुछ बिड अमाउंट होगा, उसको बी हैट दे देते हैं जो वो बिड कर रहा है। मैंने कहा ओके रिपोर्ट है, समझ आ गया मुझे। कहता है जी एक और बात दे रहा हूँ, जो वैल्यूएशन है उसकी वो फॉलो करती है, बिलोंग करती है 0 और 1 के इंटरवल के बीच। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बात भी मैंने नोट कर दी। कहते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है विच इज़ नोन एज वी डैश। वी डैश का मतलब है इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। और जो सेकंड प्लेयर की वैल्यूएशन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी से कम होगी, मतलब उसकी वैल्यूएशन उसकी प्रोबेबिलिटी से कम होगी। ये बात हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ओके जी, इतनी बात समझ आ गई मुझे। कहता है एक और चीज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा बोल अब क्या दे रहा है। कहता है ओपोनेंट का बिड फंक्शन, ओपोनेंट का बिड फंक्शन। मैंने कहा कितना है वो। कहता है बिड उस बंदे की कैसे लिखते हो आप, बी हैट, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूएशन, वो क्या बनती है, डेट इज वी हैट स्क्वायर। दिस इज द बिड फंक्शन ऑफ ओपोनेंट। जैसे आप यूटिलिटी फंक्शन लिखते थे ना, ऐसे यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ वाई की पावर हाफ, कॉब डगलस है ना, मैक्सिमम ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ऐसे करके जो मैं आपको बोल रहा था। इसलिए मैंने कहा दिस इज लिंक विद सेमेस्टर 3। सेम 3 में भी तो ऐसे यूटिलिटी बनाते थे आप। यहाँ पे यूटिलिटी की जगह क्या बना रहे हो, बिड फंक्शन बना रहे हो, वी स्क्वायर। हैट तो बस इसलिए लगाया ना कि वो दूसरे प्लेयर का बिड फंक्शन है। क्लियर? देखो पेपर वाले ने क्या कहा, सपोज यू एंड वन अदर बिड आर कॉम्पीटिंग इन अ प्राइवेट वैल्यू ऑक्शन एंड ऑक्शन का फॉर्मेट इज सील्ड बिड फर्स्ट प्राइज। ठीक है जी, वी एंड बी डिनोट द वैल्यूएशन एंड द बिड ऑफ योर्स एंड इट इज द वैल्यूएशन एंड बिड ऑफ योर ओपोनेंट। ओके, योर पे ऑफ वी माइनस बी इज विनिंग इफ योर बिडिंग इज मोर देन और इक्वल टू सेकेंड प्लेयर बिडिंग, अदरवाइज जीरो, आप हार गए। ओके, यू डोंट ऑब्जर्व द वैल्यूएशन वी हैड बट यू नो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0 to 1, दैट इज वी हैड की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वैल्यूएशन ऑफ सेकेंड प्लेयर। ओके, यू ऑल्सो नो दैट द ओपोनेंट बिड फंक्शन इज वी स्क्वायर एंड योर वैल्यू इज 3/5, वॉट इज द ऑप्टिमल बिड। ठीक है जी, अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपकी वैल्यूएशन, इफ वैल्यूएशन इज 3/5, मेरी वैल्यूएशन प्लेयर 1 की वैल्यूएशन दे दी 3/5, बताओ ऑप्टिमल बिड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल बिड। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैंने कहा भाई मेरी नेटवर्थ है 100 करोड़,
तो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ है, मतलब दिस इज़ माई वैल्यूएशन, मेरे को ये पता है, वी गिवन है 100 करोड़। तो बताओ इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं कितना एक ऑप्टिमल बिड करूँ। ऑप्टिमल का मतलब ना तो ज़्यादा हायर ना ज़्यादा कम, मतलब एक ऐसी ऑप्टिमल वैल्यू जिस पे ना तो मेरा कोई आगे लॉस का कोई चांस हो, ना मैं चीज़ जीत रहा हूँ बट मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम हो। जैसे मैं आपको पिछली क्लास में भी बता रहा था कि भाई बिड करनी थी कितनी, मान लेते हैं 1 करोड़ की, ठीक है, मैंने बिड कर दी कितनी, 3 करोड़ की। मैं जीत तो जाऊँगा बट मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा ना। तो ऑप्टिमल कितना होना चाहिए था, 1 करोड़, बट मैंने लगा दिया 3 करोड़, मतलब इससे ज़्यादा। सिमिलरली अगर मैंने लगा दिया 50 लाख तो भाई मैं तो चीज़ हार जाऊँगा। वही सेम बात यहाँ लिखी, पे ऑफ ज़ीरो, क्योंकि दूसरे बंदे कितने की बिड कर रहे हैं, 1 करोड़ की। तो ऑप्टिमल कितना होना चाहिए मेरे लिए, 1 CR। तो मुझे बताना है व्हाट शुड बी माई ऑप्टिमल बिड इफ़ माई नेट वर्थ और वैल्यूएशन इज 100 करोड़। और यहाँ पे 100 करोड़ किससे रिप्लेस है, 3/5 से। अगर मेरी वैल्यूएशन 3/5 है, बताओ मैं कितना बिड करूँ। राइट जी, क्वेश्चन समझ आया। अब कोई डाउट टिल दिस? आगे बढ़ाते हैं कथा को। कथा आगे ऐसे बढ़ती है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर 1 विन क्या होगा, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे कि मेरी बिड दूसरे वाले बंदे से बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, तभी तो मैं जीतूंगा। मैं यहाँ पे इक्वल टू इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू डिफाइन कर पाऊँ। अगर सिर्फ ग्रेटर देन लेके चलूँगा तो वैल्यू नहीं निकाल पाऊँगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू भी लगाया। क्लियर, ये कारण है। ये किसके बराबर है, वी हैड स्क्वायर। तो कैन आई से माई बिड दैट इज इक्वल टू वी हैड स्क्वायर। लाइक जो उस बंदे की वैल्यूएशन है मैं उतनी बिड कर दूँ तो मैं जीत जाऊँगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ये एग्जांपल, जी भाई विराट भाई, अगर जी भाई की पूरी नेटवर्थ ही 1 CR है ना, और मैं अगर उतनी बिड कर दूँ अपनी बिड तो भाई मैं जीत ही गया। तो इसलिए ये ऐसे लिखा, माई बिड शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम नेटवर्थ ऑफ द सेकेंड प्लेयर। अब देखो ये स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, बताओ, वी हेड कितना मिला, रूट ऑफ बी मिलेगा। एंड आई नोज इट फॉलोज यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ 0 to 1, है ना। फॉलोज, इस साइन को क्या बोलते हैं, फॉलोज 0 to 1। भाई स्क्वायर था, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है। तो सेकेंड प्लेयर की वैल्यूएशन क्या हो गई, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ माई बिड वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है रूट बी, रूट ऑफ बी। राइट जी, ये काम क्यों किया, क्योंकि दूसरे प्लेयर की जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उतना अगर मैं लगा दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। अगर सामने वाले की टेबल पे मैक्सिमम पर्स उसका 2 करोड़ का है, मैं भाई 2 करोड़ रुपए लगा दिए तो मैं तो जीत गया। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। क्या होना चाहिए मेरा बिड, it should be equal to valuation of other player. So this is your probability of winning. अब हम क्या निकालेंगे, expected payoff। expected payoff कैसे आएगा ये expected payoff, कितना है मेरा expected payoff, if I win, if player 1 win, ऊपर लिखा ना अभी हमने v माइनस बी, है ना। अब क्या करेंगे, यूटिलिटी ऑफ प्लेयर 1 मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ बी will be equal to expected payoff into probability of winning. तो कहने से v माइनस बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना, ये रहा रूट बी। एक्सपेक्टेड पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, ये रूट बी यहाँ पे डाल दो, इंटू में रूट बी। अब रूट बी मतलब कैन आई राइट इट लाइक दिस, v माइनस बी इंटू में b की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको अब एक्सपैंड कर दे, कितना बनेगा, v b की पावर हाफ माइनस b की पावर 3/2। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, यूटिलिटी ऑफ b मतलब u डैश b डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू द b हाफ, एंड ये v रहेगा b की पावर माइनस हाफ माइनस 3/2 b की पावर माइनस हाफ। अब इसको कॉमन ले लो, हाफ b की वैल्यू माइनस हाफ दैट इज b माइनस 3 b। अब बराबर 0 रखो तो v इज इक्वल टू 3b। हमें क्या चाहिए, बिड की वैल्यू चाहिए, बिड की वैल्यू क्या आ गई, v/3। ये चीज़ समझ आई क्या किया।
भाई यूटिलिटी फंक्शन क्या है आपका, पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, है ना। ये मेरा प्लेयर वन का विनिंग फंक्शन था कि इतने पैसे मिलेंगे वी माइनस बी, कब, जब मैं जीतूंगा, और मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रूट ऑफ बी वैल्यू। फिर रूट को हाफ कर दिया, सॉल्व कर दिया, यू डैश मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, डेल यू बाय डेल बी। डिफरेंशिएट करने के बाद ज़ीरो के बराबर रखा ताकि मैं वैल्यू निकाल पाऊँ, फॉर ऑप्टिमैलिटी यही काम करते थे आप। तो बी कितना आ गया, वी बाई थ्री। अब बी कितना है, वी बाई थ्री। मेरी वैल्यूएशन कितनी दी थी, वैल्यू 3/5 थी ना। 3/5 अगर मेरी वी है तो बताओ बी कितना होना चाहिए, डैट शुड बी 3/15 मतलब 1/5। सो बी स्टार दैट इज़ द ऑप्टिमल बिड कितना होना चाहिए, 1/5। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन है अगर मैं 1/5 की बिड करता हूँ तो वो ऐसी बिड है ना तो मेरा ज़्यादा पैसे लगेंगे मेरी नेटवर्थ से, और ना मैं बिड हारूंगा। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि 100 करोड़ अगर मेरी वैल्यूएशन है, मैं अगर 1 करोड़ करता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरी वैल्यूएशन कितनी है, जो इसने दी थी वैल्यूएशन 3/5, अगर मेरी वैल्यूएशन 3/5 है तो मेरे को कितना बिड करना चाहिए, 1/5, देन आई विल विन दिस पर्टिकुलर बिड। सवाल समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, क्लियर जी, नोट कर लो आप इसे। नाउ वन मोर क्वेश्चन। देखो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया जो कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था, है ना। सेकंड क्वेश्चन करवा दिया जो कि आपका फर्स्ट प्राइस पे था। थर्ड क्वेश्चन किसके ऊपर है, सेकंड प्राइस बिड। तो तीनों क्वेश्चन हो गए, इन्हीं तीन में से आएगा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिलीटेड। जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपना सिलेबस का आउटलाइन देखो उसके आगे हमारा कुछ है नहीं, पेपर में आपकी यही तीन में से कुछ बनेगा। तो मैं थर्ड क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, वीकली प्रेफर्ड वाला, ताकि फिर आपको कोई डाउट ना रहे कि भाई ये नहीं करवाया, ये करवा दिया, ये रह गया या कुछ रह गया। तो इसलिए मैंने आपको तीनों चीज़ें ही करवा दी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, बुक में है ही आपके पास। अगेन सेम, ज़रा इसकी हिंदी भाषा में चलते हैं, बिकॉज इतनी इंग्लिश भाई मेरे को आती नहीं है, ना मेरे पास इतना दिमाग है, दोनों बातें हैं। थर्ड हिंदी भाषा में सवाल कहता है जी, शो डैट, शो करिए, क्या शो करना है, ताश चल रही है यहाँ पे, हमारा गोल क्या है, गोल है टू शो डैट। पहले मेरे को थोड़ी ना इंग्लिश लिखने देना, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी इंग्लिश पेपर वाली है। टू शो डैट, भाई पेपर में भी ऐसे लिखा ना जैसे लिखता हूँ मैं, टू शो डैट फॉर एवरी प्रोफाइल ऑफ opponent bid your payoff from bidding VI is at least as large as the payoff from bidding x लेस देन वी आई। सॉरी यार, एक कॉल आ गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया होगा मेरा शायद। हाँ जी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या है। ये हमारी इंग्लिश है जो हमने लिखा, टू शो डैट फॉर एवरी प्रोफाइल ऑफ ओपोनेंट बिड योर पे ऑफ फ्रॉम बिडिंग वी आई इज एटलीस्ट एज लार्ज एज द पे ऑफ फ्रॉम बिडिंग एक्स विच इज़ लेस देन द वैल्यूएशन। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज वीकली प्रेफर्ड। देखो वीकली प्रेफर्ड बुक वाला लिख रहा है, इसी का ऑल्टरनेटिव नेम है क्या, वीकली डोमिनेंट। क्या नाम है जी, वीकली डोमिनेंट। ये हमें शो करके दिखाना है। कितने समझ नहीं आया क्या है, आओ समझाता हूँ इसकी कहानी। देखो अब ये क्या है,
किसके ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस, दिस इज सेकंड प्राइस बिड ऑक्शन, है ना। तो अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं इस चीज़ को शो करने के लिए हमें दिखाना है एक्स जो बिडिंग है वो वैल्यूएशन से कम है, तो उसी को क्या बोला जाता है, वीकली डोमिनेंट बोला जाता है। देखो जी केस 1, उससे पहले एक लाइन लिख देता हूँ मैं, लेट अस सपोज M be the highest bid among other players and it is the maximum of other opponent bid, other opponent bid। देखो सवाल ने क्या कहा, ये जो मैंने भाषा लिखी है स्टेटमेंट, ये भाई आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये सवाल को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। सेकंड प्राइज है तो मान लेते हैं एम क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट बिड अमंग दी अदर प्लेयर्स, मतलब जो मैक्सिमम कर सकते हैं बाकी सारे टेबल पे वो एम से रिप्रेजेंट है। ओके, केस 1, केस 1 मेरा क्या बनता है, एम लेस देन एक्स, मतलब एक्स इज माई बिडिंग अमाउंट। अगर प्लेयर 1, इफ प्लेयर 1 बिड एक्स देन he will win, why, because x की वैल्यू दूसरे बिड से ज़्यादा है। भाई सामने वाले 50 की बिड कर रहे हैं, मैं 100 की बिड कर रहा हूँ, तो मैं तो जीत जाऊंगा ना, और मैं कितना पैसा दूंगा, एंड आई विल पे हाउ मच, दैट इज सेकेंड प्राइज वैल्यू। सेकेंड प्राइज वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर है। यही बोलते हैं ना सेकेंड प्राइज ऑप्शन में, क्या बोलते हैं सेकेंड प्राइज ऑप्शन में, कि जो बिड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड अदर बेस्ट प्राइस ऑफ अदर्स, और वो क्या था, m के बराबर। क्लियर, और मेरा पे ऑफ कितना बन गया, इट इज vi माइनस m। अब इसी में दूसरी बात, इफ प्लेयर 1 बिड vi तो ही विल विन, है ना, वाई, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन उसकी बिडिंग से ज़्यादा होगी एंड इट इज़ ऑल्सो मोर देन अदर प्लेयर बिडिंग। जैसे अभी पीछे हम देख भी रहे थे भाई, अगर 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, 1 करोड़ अगर मैं बिड कर रहा हूँ, बिकॉज सामने वाले बंदे भी 1 करोड़ की बिड कर रहे हैं, तो मैं तो जीत जाऊंगा, ही विल विन। एंड कितना देगा वो बिड का प्राइस, प्राइस पेड विल बी इक्वल टू सेकेंड बेस्ट, दैट इज m, एंड उसका पे ऑफ कितना बना, vi माइनस m। अब एक बात नोट करो, अगर मैं x अमाउंट बिड करता हूँ, जैसे मेरी वैल्यूएशन है 100, x इज़ माई बिडिंग अमाउंट, मैंने बिड किया 50, दूसरे लोग बिड कर रहे हैं मान लेते हैं 40, है ना। अगर मैं x बिड करता हूँ दैट इज़ मोर देन m, तब भी मैं जीत रहा हूँ, अगर मैं v बिड करता हूँ तब भी मैं जीत रहा हूँ। तो दैट इज़ माई केस 1, जब मेरा बिडिंग अमाउंट दूसरे प्लेयर की वैल्यूएशन से या बिडिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो क्या होगा। क्लियर जी, दिस इज केस 1, आप नोट कर लो इसे। अब केस 2, हमें दिखाना है कि अगर मेरा बिडिंग वैल्यूएशन से कम होता है तो वो वीकली डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। दिस इज आर एम टू शो, हमारा एम क्या शो करने का, अगर एक्स मेरा बिडिंग मेरी वैल्यूएशन से कम है तो उसे वीकली डोमिनेंट बोलते हैं। तो केस 1 में पता चल गया कि भाई पे ऑफ सेम आ रहे हैं, चाहे मैं अपनी बिड अमाउंट पे करूँ या मैं अपनी वैल्यूएशन पे प्ले करूँ। केस 2, that x less than m and less than vi, if player 1 bid x so he will lose, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों की बिडिंग वैल्यू ज़्यादा है मेरे मुकाबले, बिकॉज m is more than x, hence my payoff is 0, right जी। Similarly if I bid
वी आई, देन ही विल विन। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, भले ही मैं बिड अमाउंट पे हार रहा था, बट मैं अपनी वैल्यूएशन का अमाउंट ले आऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा, बिकॉज मेरी वैल्यूएशन दूसरे लोगों की बिड से ज़्यादा है। तो मेरा पे ऑफ क्या बनेगा? माई पे ऑफ बनेगा वी आई माइनस एम, एंड इट इज़ मोर देन ज़ीरो, क्योंकि वी इज़ मोर देन एम। राइट जी। तो अब यहाँ पे आप नोट करो कि अगर मैं ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने लिखी, अगर मैं यहाँ पे पहले मैंने कितना किया, 50 की बिड की। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि m इज़ मोर दैन, दिस इज़ माई केस 1। केस 2 क्या है? v 100 है, x 30 है, m 40 है। दिस इज़ माई केस 2 कि दूसरे लोगों की बिड अगर 40 है, मैं अपनी बिड करो 30, तो मैं हार जाऊँगा 30 पे। बट अगर वो लोग 40 की बिड करते हैं, उस 40 पे अगर मैं अपनी वैल्यूएशन को बिड करता हूँ तो मैं जीत जाऊँगा। तो मतलब एक केस आ रहा है जिसमें मेरी जीत है, एक केस आ रहा है जिसमें मेरी हार है। क्लियर? ये चीज़ समझ आई? यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, चाहे कोई सा भी केस लगाओ, मेरी हर हाल में जीत है, मैं जीत ही रहा था। बट यहाँ पे एक जगह जीत, एक जगह हार। कब? अगर मैं अपनी वैल्यूएशन पे प्ले करता हूँ तो। क्लियर हो गया? केस 3, कहते केस 3 क्या बनेगा भाई? देखो केस 3 क्या बनेगा कि अगर दूसरे लोगों की वैल्यूएशन, मतलब बिड अमाउंट, मेरी वैल्यूएशन से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, या बराबर हो गया। इफ प्लेयर 1 बिड x, ही विल लूज, है ना, क्योंकि m वी आई से ज़्यादा है और वो x से भी ज़्यादा है, तो पे ऑफ 0। एंड इफ प्लेयर 1 बिड वी आई, स्टिल ही विल लूज बिकॉज m इज़ मोर देन वी आई, सो पे ऑफ इज़ 0। अब यहाँ पे भी देखो, चाहे मैं x की बिड करूँ या मैं v की बिड करूँ, मैं हार रहा हूँ। मतलब सेम डायरेक्शन में रिजल्ट जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, केस 1 में सेम डायरेक्शन में रिजल्ट जा रहे हैं। केस 3 में हमने क्या बोला? केस 3 में हमने बोला मेरी वैल्यूएशन है 100 रुपये, मेरी बिड है 30 रुपये, दूसरे लोगों की बिड है 500 रुपये। डैट इज़ केस 3 कि भाई अगर मैं अपनी एक्स, मतलब मेरी बिड अमाउंट पे अगर मैं खेलता हूँ तब भी मैं हारूंगा, मैं अपनी वैल्यूएशन पे खेलता हूँ तब भी मैं हारूंगा। तो चाहे मैं एक्स को बिड करूँ या मैं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग प्ले करूँ, स्टिल आई एम लूजिंग। तो आई एम लूजिंग इन बोथ द केसेस। यहाँ पे क्या था, बिड पे खेलता हूँ तब भी जीतता हूँ, वैल्यूएशन पे खेलता हूँ तब भी जीतता हूँ। यहाँ पे क्या था, बिड पे खेलता हूँ तो हारता हूँ, वैल्यूएशन पे खेलता हूँ तो जीतता हूँ। एक जीत एक हार। जैसे वो मैच भी चल रहा ना, वहाँ तो चलो दोनों जगह हम हार गए यार, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा था। थर्ड मैच में देखो क्या होता है ना। तो मतलब वन साइडेड चल रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता भाई, पर्थ वाला हार जाते और ये दूसरा कहाँ पे हुआ था अभी, एडिलेड में जीत जाते, तो एक जगह जीत एक जगह हार, ये वाला केस बन जाता। बट अभी क्या चल रहा है, 2-0 है ना। तो मतलब ये वाले, चाहे पर्थ में हो चाहे एडिलेड हो, पर्थ में हो एडिलेड में हो। क्लियर जी? ये 3 केसेस समझ आए? सो वही बात यहाँ पे है। केस 1 आप इसको ऐसे भी समझ लो, वी था मेरा 100, कितने की बिड मैंने करी थी, जो पीछे लिखा था वही लिख देता हूँ यार, क्योंकि ये तो रैंडमली नंबर्स है जो दिमाग में आते हैं। केस 2 में मैंने आपको क्या बोला, वी है 100, 30, 40, है ना। केस 3 में मैंने आपको क्या बोला, वी रखा 100, ये रखा 30, एम कर दिया 500। तो केस 1 इज जब वैल्यूएशन पे भी जीत है, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मेरा बिड अमाउंट, और वी का मतलब मेरी नेटवर्थ, कितना मेरे पास असला बारूद, कितना पैसा पड़ा है, हर स्टॉक्स हो, गाड़ी हो, घर है, जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ है, सब मिला के उसकी वैल्यू। तो मैं अपनी बिड की वैल्यू पे खेलता हूँ तब भी मैं जीत रहा हूँ, है ना। और नेटवर्थ पे खेलता हूँ तब भी मैं जीत रहा हूँ। तो दोनों तरफ सेम डायरेक्शन के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन। यहाँ पे 1-1 बिड पे हार गया, वैल्यूएशन पे जीत गया। यहाँ पे सेम डायरेक्शन, भले ही मैं हार रहा हूँ, बिड पे भी हार गया, वैल्यूएशन पे भी हार गया। मैटर हार जीत नहीं करती, मैटर करती है डायरेक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, जब मैंने गेम थ्योरी की क्लास 1 बैच पे, जब एप्लीकेशन पे सारी वीडियोज़ है उसमें भी कहा था भाई, हार जीत यहाँ पे नहीं, हमें डायरेक्शन से देखना है।
सो डायरेक्शन क्या आ रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। सो यहाँ पे हमारा नेट कंक्लूजन क्या बना, नेट कंक्लूजन ये बना जी कि इन द केस 1 एंड केस 3 पे ऑफ आर इक्वल, है ना। बट इन केस 2 जो हमें दिखाना था वीकली प्रेफर्ड और वीकली डोमिनेंट, इन केस 2 बिडिंग वी आई इज स्ट्रिक्टली बेटर, है ना। कि भाई देखो बिड पे हार गया, वीआई पे जीत रहा हो, तो मतलब वीआई बिडिंग करनी चाहिए, एक्स अमाउंट बिड नहीं करना चाहिए, वैल्यूएशन पे बिड करना केस 2 में बेटर है। सो दस आई कैन से, जो बात उसने हमसे पूछी थी, दस बिडिंग वीआई इज वीकली प्रेफर्ड या वीकली डोमिनेंट टू एनी लोअर बिड, सॉरी ये पेज नहीं शो रहा होगा आपको, दैट इज एक्स लेस देन वी आई, हैंस प्रूव्ड। तो जो वो पेपर वाला है सेकंड प्राइज में, वो यही बात है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में लिख के दी थी ना, यहाँ टू शो डैट फॉर एक्स, मतलब एक्स करना वीकली डोमिनेंट होगा एज कम्पेयर टू योर वैल्यूएशन वैल्यू। वो कब, जब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, दिस वन। अब आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ आ गया। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन जो थे चैप्टर नंबर 27 लेमन ऑक्शंस, एंड रेस्ट ऑफ दिस आर डिलीटेड एज मेंशन इन आवर सिलेबस। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन वाला हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए वो हमें करना ही नहीं है, तो इसलिए जो उसके क्वेश्चन है वो भी हमारे काम के नहीं बनते। नोट हो गया, ओके। सो वी आर डन विद द चैप्टर 27। प्लीज़ ये 3 क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना, क्या पता इन तीनों में से ही आपको कोई पेपर में मिल जाए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, पेपर पास आ रहे हैं, जय महाकाल।